जीएस की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान की यात्रा का भाग नंबर 10 हम आज यहाँ पर लेकर के आए हैं। हमने अनुच्छेद नंबर 32 तक यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब अनुच्छेद नंबर 32 से आगे के जो अनुच्छेद हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 32 से पहले की जितने भी वीडियो हैं उन सभी को आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर वो सभी वीडियो उपलब्ध मिल जाएंगे। यदि उनसे संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो कृपया करके हमको कमेंट कर सकते हैं आप। हम आपके डाउट का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आर्टिकल नंबर 33 और 34 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 33 और 34 क्या कहता है? कहता है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल नंबर 33 और आर्टिकल नंबर 34 में। आर्टिकल नंबर 34 अर्थात अनुच्छेद नंबर 34 आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है? भारत में सैन्य बल, भारत में जो सैन्य बल हैं उनके सदस्यों के और उन सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था के निर्माण के लिए तैनात किया गया है उनसे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 33 संबंधित है किससे? सैन्य बलों से, सैन्य बलों के सदस्य और उन सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था अर्थात व्यवस्था बनाने के लिए जिनको तैनात किया गया है। आर्टिकल नंबर 33 से संबंधित है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें संबंधित असूचना इकाई में काम करने वाले व्यक्तियों और उससे संबंधित संचार माध्यमों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मूल अधिकारों को संसद विधि के द्वारा सीमित कर दिया गया है। अर्थात जो व्यक्ति सैन्य बलों में कार्य करते हैं उनके मूल अधिकारों को संसद में एक विधि बनाकर सीमित कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 33 ये कहता है भारतीय संविधान का। आर्टिकल नंबर 34 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 34 कहता है यदि भारत अथवा इसके किसी क्षेत्र में, यदि भारत अथवा इसके किसी क्षेत्र में मुस्लिम लॉ सैन्य विधि लागू हो तो विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संघ अथवा राज्य, सैन्य विधि लागू है तो विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संघ अथवा राज्य के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्ति का संरक्षण अथवा उनके हानि की भरपाई की जाएगी। सैन्य विधि लागू है तो जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका संरक्षण भी करना है और उनको जो हानि हो रही है उसकी भरपाई भी सरकार के द्वारा की जाएगी। यह आर्टिकल नंबर 34 में दिया गया है। इस विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पारित आदेश दंड की संसदीय विधि के द्वारा वैधानिक बनाया गया है। अब सैन्य विधि से क्या तात्पर्य? सैन्य विधि अर्थात मार्शल लॉ। भारत में भारतीय संविधान में मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान जो है उसमें मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया, किंतु इसका अभिप्राय है कि यदि राज्य के द्वारा लोक व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न हो रही है, यदि राज्य के द्वारा लोक व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न हो रही है तो राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा समूचे राज्य में अथवा उसके किसी एक भाग में सैनिक अर्धसैनिक बल की तैनाती सिविल प्रशासनिक सहायता के लिए हो सकती है। सिविल प्रशासनिक सहायता के लिए हो सकती है। सैनिकों की और अर्धसैनिक बलों की तैनाती वहाँ पर हो सकती है यदि राज्यपाल को लगता है कि किसी राज्य के द्वारा लोक व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो तब ऐसा किया जा सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल दोनों ही इसमें यह कार्य कर सकते हैं। मार्शल लॉ के संबंध में संसदीय विधि का क्या प्रावधान है इसको भी देख लेंगे। संसद ने सन 1958 ईस्वी में फंडामेंटल स्पेशल पावर एक्ट APSPA का निर्माण किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप में उल्लेखित है कि सैन्य विधि को बनाए रखने के लिए सैन्य कर्मियों के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसके लिए उन्हें न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि सैन्य विधि को बनाए रखने के लिए जो सैनिक हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसके लिए उनको न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह मार्शल लॉ के संबंध में संसदीय विधि बनाई गई थी सन 1958 में। इस विधि को सन 1958 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू कर दिया गया, जबकि जम्मू और कश्मीर में 1988 में लागू किया गया। ये महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया? सन 1958 में 88 में लागू किया गया। कितने वर्षों के बाद? तकरीबन 30 वर्षों के बाद इसको लागू किया गया। इसके अंतर्गत सेना को सीधे गोली चलाने की शक्ति प्रदान कर दी गई है। सीधे गोली चलाने की शक्ति प्रदान की गई किसके तहत? मार्शल लॉ के तहत। किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है, कोई भी व्यक्ति उसकी तलाशी ली जा सकती है। किसी भी वाहन की जांच पड़ताल भी की जा सकती है तथा किसी के भवन की तत्काल
जमींदारी या का जमींदोह हुआ या ढाया जा सकता है, किसी के भी मकान को या भवन को ढाया जा सकता है इसके तहत। अब AFSPA के संबंध में मानव अधिकारों का क्या कहना है, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का दृष्टिकोण क्या है इसके प्रति। पहला पॉइंट है, वह कहते हैं कि यह संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की पूर्णतः अवहेलना है। इनके संविधान में वर्णित जितने भी मूल अधिकार उनके सभी क्या है, अवहेलना है, क्योंकि यहाँ पर इस कानून को वरीयता दे दी गई है कि इनके मूल अधिकारों के ऊपर, जो हमारे मूल अधिकार है उनके ऊपर यहाँ पर वरीयता दे दी गई है। यह लोकतांत्रिक शासन और विधि के शासन का विरोधी है। लोकतंत्र का भी विरोधी है और शासन, विधि के शासन दोनों का ही विरोधी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में सैनिकों के द्वारा प्रयोग किए गए पैलेट गन की अधिकार संगठनों ने आलोचना की है। पैलेट गन का जो उन्होंने अधिकार किया है उसके संगठनों ने क्या की, आलोचना की है। सेना का दृष्टिकोण क्या है, सेना इसमें अपना क्या दृष्टिकोण रखती है, सभी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने अपना दृष्टिकोण दिया, अब सेना भी अपना दृष्टिकोण देती है। सेना अपना दृष्टिकोण क्या देती है, सरकार के अनुसार सैन्य विधि एक अपवादित प्रावधान है और इसका विषम परिस्थितियों में प्रयोग किया जाएगा। केवल विषम परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आप तुरंत लगा करके रख दें उसको। यदि बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थिति होंगी तो तब सैन्य विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में तथा जम्मू कश्मीर में उग्रवाद की समस्या अत्यंत गंभीर है। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पर भी और जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ पर भी उग्रवाद की जो समस्या है वो अत्यंत गंभीर है तथा समानांतर सरकार चल रही है, जो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। अतः इन जटिल परिस्थितियों, ये जो जटिल परिस्थितियाँ हैं, इनमें सेना को संरक्षित करने की आवश्यकता है, अन्यथा इनका मनोबल टूट जाएगा। सेना को संरक्षित करने की आवश्यकता है, नहीं तो इनका मनोबल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यदि सैनिकों के साथ में वहाँ पर अत्याचार इसी प्रकार से होता रहा और सैन्य विधि वहाँ पर लागू नहीं की जाती तो हमारे सैनिकों का जो मनोबल टूट जाएगा और इससे देश की एकता और अखंडता को बहुत ही भारी नुकसान होगा और खतरा भी उत्पन्न होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। इसमें न्यायपालिका का भी अपना एक अलग दृष्टिकोण है। न्यायपालिका इस मुद्दे पर क्या कहती है, वर्ष 2016 में AFSPA के मुद्दे व उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि यह व्यवस्था संक्रमणकालीन है, जिसका प्रयोग लंबे समय तक करना उचित नहीं है। संक्रमणकालीन व्यवस्था है तथा इसका प्रयोग जो है लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि पॉइंट नंबर 2 कहा है कि AFSPA के गंभीर मामलों में जहाँ सेना अधिकारियों ने अपनी शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग किया है तो उनके विरुद्ध सामान्य न्यायालयों में भी मामले चलाए जा सकते हैं। यदि किसी अधिकारी ने वहाँ पर इसका ज़्यादा ही दुरुपयोग कर दिया तो सामान्य न्यायालयों में भी इसके मामले चलाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाए जा सकते। तो न्यायालय का यह दृष्टिकोण सामने आया है। निष्कर्ष क्या निकलता है, इसमें हम किस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। निष्कर्ष निकलता है सैद्धांतिक रूप से AFSPA लोकतांत्रिक अधिकारों और मानव अधिकारों के विरुद्ध है। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए विरुद्ध भी है और मानव अधिकारों के विरुद्ध भी है। इनके दुरुपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए, जो दुरुपयोग हो रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए और इन्हें कर्मिक रूप से समाप्त करने पर भी विचार करना चाहिए। कर्मिक रूप से इनको समाप्त करने पर भी विचार करना चाहिए और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक पहल की आवश्यकता है। इस प्रावधान का प्रयोग कभी कभार किया जाना चाहिए। इस प्रावधान का प्रयोग कभी कभार किया जाना चाहिए, जब ज़्यादा विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो तब इसका प्रयोग कर सकते हैं, लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये इसका निष्कर्ष निकलता है। अभी हम प्रश्न क्या है, प्रश्न देख लेंगे। ये एक प्रश्न दिया गया है, क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दीपावली के दौरान पटाखे जलाने के विधि नियम भी शामिल हैं। इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 और इस संबंध में शीर्ष उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में चर्चा कीजिए। तो इसमें चर्चा करनी है, प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को यहाँ पर हम देखेंगे क्या इसका आंसर बन सकता है। उत्तर में देख लेंगे। सबसे पहले विधिक अर्थात कानूनी। विधायिका के द्वारा पटाखों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के लिए किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया गया है और यह उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने पहले भी निर्देश दिया है कि करीब रात 10 बजे के बाद पटाखे का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिसे क्रियान्वित करना प्रशासन का दायित्व है। इनके इसके लिए कोई विशेष विधि नहीं बनाई गई, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए
एक नियम बनाया है कि रात में 10 बजे के बाद पटाखों का प्रवेश वर्जित है, तो इसके लिए एक प्रशासनिक का दायित्व है कि इसको लोगों के द्वारा फॉलो कराए, इसको कंप्लीट कराए, पूरा कराए इसको। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 21 के संदर्भ में देख लेंगे जीवन का अधिकार। आर्टिकल नंबर 21 कहता है कि जीवन का अधिकार मूल अधिकारों के अध्याय भाग 3 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। भाग 3 का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा माना है इन्होंने? आर्टिकल नंबर 21 को माना है। संविधान में अनुच्छेद नंबर 21 में जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, परंतु न्यायपालिका के द्वारा इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा गया है कि इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए क्या कहा गया है? इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा गया है कि इसमें स्वतंत्रता, शिक्षा, गोपनीयता के अलावा पर्यावरणीय अधिकार भी शामिल है। इसमें शिक्षा का भी है अधिकार, गोपनीयता का भी, पर्यावरणीय अधिकार भी यहाँ पर शामिल है। ये देखिए पर्यावरण से संबंधित है तो पर्यावरणीय अधिकार भी इसमें शामिल है। आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है इसकी विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा कर दी गई है? न्यायालय के द्वारा कर दी गई। अब न्यायालय क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय कहता है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार पर्यावरण के अधिकार जीवन के अधिकार का महत्वपूर्ण भाग है। अर्थात पर्यावरण का जो अधिकार है वह है जीवन के अधिकार का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। परंतु न्यायालय ने दीपावली पर पटाखे बजाने पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन न्यायालय ने क्या किया कि दीपावली पर पटाखे यदि आप जलाओगे तो उस पर प्रतिबंध लगाने से न्यायालय ने इनकार कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या है? न्यायपालिका के अनुसार पटाखों को प्रतिबंधित करने का मूल कार्य प्रशासन का है। पटाखों को प्रतिबंधित करने का मूल कार्य किसका है? प्रशासन का है। और दीपावली पर पटाखों का प्रयोग धार्मिक अधिकारों से भी संबंधित है। दीपावली पे आप यदि पटाखे जला रहे हैं तो यह धार्मिक अधिकारों से भी संबंधित है, तो इसलिए उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संकल्पना से आप क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक भी आता है? भारत में कितने फिल्म अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर हैं? स्तर पर क्यों है? चर्चा कीजिए। उत्तर देख लेंगे इसका। संविधान में वर्णित वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय किससे है? पहला है उत्तर में पहला पॉइंट दिया गया संविधान में वर्णित वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पॉइंट नंबर 2 दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, संविधान में वर्णित वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत में फिल्में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तनिक भिन्न क्यों है? उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया कि फिल्में जिस वातावरण में प्रदर्शित की जाती हैं तथा अंधेरे कमरे में दिखाई जाती हैं, इसलिए इसका लोगों के मन मस्तिष्क पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। इसलिए फिल्मों पर प्रतिबंध सेंसर लगाने के लिए उन पर कठोर उपाय का प्रयोग किया जाना चाहिए जो अभिव्यक्ति की अन्य माध्यमों के लिए उपयोगी नहीं है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि देशद्रोह का कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सहमति को दबाने क्या आप इस बात से सहमत हैं कि देशद्रोह का कानून जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सहमति को दबाने का माध्यम बन चुका है? इस कथन के संदर्भ में तर्क दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि महिलाओं के मंदिर में प्रवेश का अधिकार विधि के समक्ष समानता की संकल्पना का मूल आधार है। महिलाओं के मंदिर में प्रवेश से रोकने के लिए दिए जाने वाले तर्कों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये पीटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पीटी के क्वेश्चन देख लेंगे आप प्रीलिम्स के। पहला क्वेश्चन दिया गया है विधि के समान संरक्षण में शामिल नहीं है। विधि के समान संरक्षण में कौन शामिल नहीं है? सभी के साथ एक समान व्यवहार करना, ये विधि के समान संरक्षण में शामिल नहीं है। दूसरा है संविधान में किन आधारों पर धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, सदाचार के आधार पर। इसमें धर्मांतरण को रोका जा सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं। लोभ, बल और कपट से किसको रोका जा सकता है? धर्मांतरण को रोका जा सकता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता को इससे नहीं रोका जा सकता। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी सदाचार, इसका आंसर इज करेक्ट हो गया है। अब आते हैं नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन। नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन भाग नंबर 4 में किया गया है।
नीति निर्देशक तत्वों की ऐतिहासिक उत्पत्ति के बारे में अब यहाँ पर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावित मूल अधिकारों के प्रावधानों को ही दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया? दो भागों में। और भाग 3 में शामिल अधिकारों को वाद योग्य बना दिया गया है। भाग 3 में जो मूल अधिकार है उनको वाद योग्य बना दिया गया है, जिसका अभिप्राय है कि इन अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रवेश का अधिकार दिया गया है, जबकि भाग 4 को अवाद योग्य बनाया गया है। देखिए भाग 3 जो है वाद योग्य है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भाग 3 जो है वह वाद योग्य है, और जबकि भाग 4 क्या है? अवाद योग्य है, अर्थात इस पर वाद नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में आते हैं, जिसका अभिप्राय है कि इन्हें लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका के समक्ष नहीं जा सकता। इनको लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका के समक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, ये अवाद योग्य है। बल्कि राज्य का कर्तव्य होगा कि इन नीति निर्देशक तत्वों को अपनी नीतियों के निर्माण के लिए प्रयोग करें। किसका कर्तव्य? राज्य का कर्तव्य है भैया, कि यह अपनी नीतियों के निर्माण के लिए इनका प्रयोग करे। किनका? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ये नीति निर्देशक तत्व शासन के मूलभूत आधार हैं। मूलभूत आधार अर्थात तत्व हैं जिनको लागू करने के लिए कोई व्यक्ति न्यायपालिका में नहीं जा सकता। इनको लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका में नहीं जा सकता। आर्टिकल नंबर 37 अर्थात अनुच्छेद नंबर 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका के अंदर नहीं जा सकता, ना हाई कोर्ट जा सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जबकि भाग 3 में जितने वर्णित आपको मूल अधिकार दिए गए उनके लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, चूंकि वे वाद योग्य हैं, और ये क्या है? अवाद योग्य है। संविधान निर्माताओं ने भाग 3 में अलग भाग 4 के निर्देशक तत्वों का निर्माण इसलिए किया कि स्वतंत्र भारत के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव है। जो स्वतंत्र भारत है उसके पास में वित्तीय संसाधन जो है उनका अभाव है। प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, प्रशासनिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें वाद योग्य बनाना संभव नहीं है। इसलिए इनको क्या था? वाद योग्य नहीं बनाया जा सकता था। तो वाद योग्य बनाना इनको संभव नहीं था। किस टाइम पे? जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे इनको वाद योग्य नहीं बनाया जा सकता था। कारण क्या था? कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत की वित्तीय संसाधन का अभाव था, भारत के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव था, और प्रशासनिक सुविधाएं दोनों ही क्या उपलब्ध नहीं थी। ठीक है जी, 2 पॉइंट थे। एक तो प्रशासनिक सुविधाओं का अभाव था, दूसरा वित्तीय संसाधनों का भी अभाव था। बल्कि इन्हें शासन का मूलभूत सिद्धांत बनाकर आने वाली सभी सरकारों के लिए एक ऐसे आदर्श निर्मित किया गया जिससे वे व्यवहार में क्रियान्वयन करेंगे। नीति निर्देशक तत्वों के प्रकार के बारे में यदि बात करें तो पहला प्रकार है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। देखिए नीति निर्देशक तत्वों में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य के द्वारा सामाजिक, पहला पॉइंट क्या है? सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक न्याय स्थापित किया जाएगा और विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच विद्यमान विषमताओं को दूर किया जाएगा। किसका कर्तव्य? राज्य का कर्तव्य। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 38 के तहत राज्य का कर्तव्य है कि राज्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा और विभिन्न व्यक्ति और समूह के बीच विद्यमान जो विषमता है उनको भी दूर करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? यहाँ पर राज्य करेगा, अर्थात राज्य सरकार करेगी। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? सरकार के शासन की नीतियों से संबंधित है। पुरुष और महिलाओं के लिए आजीविका के साधनों का प्रबंध करेगा। आर्टिकल नंबर 39 ये कहता है। आर्टिकल नंबर 39 ये क्या कहता है? कि पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों के लिए आजीविका के साधन की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। लेकिन अगर राज्य सरकार नहीं करती है तो इसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायपालिका में नहीं जा सकते, चूंकि वाद योग्य नहीं है। समाज के संसाधनों का वितरण इस प्रकार से होगा कि जो सभी के लिए लाभकारी हो। समाज के जो संसाधन है उन सभी का वितरण इस प्रकार से होगा जो सभी के लिए लाभकारी हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष समुदाय के लिए लाभकारी हो, तो ऐसा राज्य सरकार करेगी। आर्टिकल नंबर 39 भी इसमें कहता है। आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 39 अर्थात 39 कहता है आर्थिक साधन का संकेंद्रण कुछ शक्तियों के हाथ में नहीं होगा। आर्थिक साधन का संकेंद्रण जो है कुछ शक्तियों के हाथ में नहीं होगा। कुछ शक्तियों के हाथ में ना होकर वह संपूर्ण लोक कल्याण की बात करेगा। कौन? राज्य सरकार। समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल नंबर 39D क्या कहता है? कि समान कार्य के लिए समान वेतन।
ऐसा नहीं है कि महिला है तो उसका वेतन कम मिलेगा और पुरुष है तो वेतन अधिक मिलेगा। ऐसा किसी प्रकार से कोई भेदभाव राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा और मिल भी रहा है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन ही मिल रहा है, किसी को कम ज़्यादा वेतन नहीं मिल रहा है यदि वो समान कार्य कर रहे हैं तो। अगला पॉइंट जो है, बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करना तथा उन्हें शोषण से मुक्त कराना तथा श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य और अक्षमता के आधार पर ही कार्य प्रदान करना, ये आर्टिकल नंबर 39E कहता है। जबकि सुविधाएं हैं, बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, काफ़ी सारी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की यहाँ पर चल रही हैं। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो कार्य उनके आते हैं उनको बखूबी निभा रही हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, राज्य का क्या कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य सभी व्यक्तियों को पोषण की सुविधा उपलब्ध कराना। सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को किसकी सुविधा उपलब्ध कराना है, पोषण की सुविधा। तथा अल्कोहल के प्रयोग को प्रतिबंधित करना, परंतु दवाई के अलावा। आर्टिकल नंबर 37 कहता है ये अल्कोहल के प्रयोग को प्रतिबंधित करना। ये सिर्फ केवल बिहार राज्य सरकार ने ही अल्कोहल को प्रतिबंधित किया, जबकि उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी मात्रा में अल्कोहल प्रतिबंधित नहीं है, दवाई के आधार पर कैसे भी बिक रही है। तो इसको ये केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि इसको प्रतिबंधित करें। और आर्टिकल नंबर 47 इसको कहता है। लेकिन इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वाद योग्य नहीं है, इन पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, अधिकार। काम का अधिकार है। देखिए, काम का अधिकार होगा, शिक्षा का अधिकार होगा, बेरोजगारी के विरुद्ध अधिकार भी होगा, बीमारी, वृद्धावस्था तथा जीवन की वंचित अवस्थाओं में सहायता का अधिकार होगा। देखिए, बीमारी की अवस्था में भी सरकार कार्य कर रही है, उसके लिए भी काफ़ी सारी योजनाएं चलाई है। वृद्धावस्था के लिए पेंशन योजना चला रही है। जीवन की वंचित अवस्थाओं से तात्पर्य यह है कि जैसे कि कोई अपंग हो गया है, उनके लिए भी विशेष रूप से राज्य सरकार प्रावधान कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ये सभी संविधान में वर्णित किया गया है कि ये राज्य का कर्तव्य है। तो आर्टिकल नंबर 43 इस चीज़ के लिए वर्णित करता है कि वो जो अधिकार आपको दिए गए हैं उनके लिए राज्य सरकार आपके लिए कार्य करेगी। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, राज्य प्रयास करेगा। राज्य क्या प्रयास करेगा? समान नागरिक संहिता का निर्माण करेगा। आर्टिकल नंबर 44 में कहा जाता है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि समान नागरिक संहिता का निर्माण करेगा। आर्टिकल नंबर 44 कहते हैं। और आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर विकास करेगा। कृषि का और पशुपालन का आधुनिक वैज्ञानिक आधारों पर विकास करेगा। पुरानी पद्धति को छोड़कर एक आधुनिक पद्धति अपनाई जाएगी कृषि के क्षेत्र में भी और पशुपालन के क्षेत्र में भी। आप देख सकते हैं कि पहले जो खेती की जाती थी वो बैलों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अभी फिर ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्रैक्टर के द्वारा खेती की जा रही है। पशुपालन में भी ऐसे ही था कि पहले पशुपालन अलग तरीके से किया जाता था और अब पशुपालन अलग तरीके से किया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक आधार यहाँ पर दिया गया है। राज्य सरकार इस पर काफ़ी जोर दे रही है। अगला पॉइंट है, गाय, बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध की मनाही। जो गायें हैं, बछड़े हैं और अन्य दुधारू, देखिए यहाँ पर जो गाय दिया गया है उसके लिए तो राज्य सरकार द्वारा तुरंत से मनाही कर दी गई है और गोवध अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई जोरों शोर पर हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार में। एक बहुत अच्छी पहल है ताकि देश में दूध की मात्रा काफ़ी अच्छी हो सके। आर्टिकल नंबर 48 इसमें कहते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक अधिकार है। निर्देशक तत्व कैसे हैं? एक सामाजिक है और आर्थिक, दोनों ही अधिकार हैं राज्य के निर्देशक तत्व। अगला पॉइंट क्या है, नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। इसलिए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के माध्यम में, सामाजिक भी और आर्थिक भी लोकतंत्र दोनों ही स्थापित करने के माध्यम कौन है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व समाज के बीज हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? समाज के बीज हैं, अर्थात समाजवाद के बीज हैं। यहाँ से समाजवाद की उत्पत्ति होती है नीति निर्देशक तत्वों से। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों के लिए एक नैतिक आदर्श है। नीति निर्देशक तत्व शासकों के लिए एक नैतिक आदर्श है। एक नैतिक आदर्श कौन है? नीति निर्देशक तत्व हैं शासकों के लिए। आधुनिकरण के युग में नीति निर्देशक तत्वों की प्रासंगिकता।
देखिए, संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व समाज को समाजवादी बनाना चाहते हैं। जो संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व समाज को कैसा बनाना चाहते हैं? समाजवादी बनाना चाहते हैं। परंतु 1991 में भारत की आर्थिक व्यवस्था ने एक आमूल परिवर्तन करते हुए उदारीकरण और निजीकरण की नीति अपनाई। कौन कौन सी नीति अपनाई? उदारीकरण और निजीकरण की नीति कब अपनाई थी? सन 1991 ईस्वी में अपनाई, जिसके कारण निजी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। किन उद्योगों को बढ़ावा दिया? निजी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। 1991 में नीति लेकर गए उदारीकरण और निजीकरण की नीति। जबकि निर्देशक तत्वों के अनुसार अनुच्छेद नंबर 39 BC में संपत्ति के केंद्रीकरण को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जबकि आर्टिकल नंबर 39 BC क्या कहता है कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं हो पाएगा। संपत्ति का केंद्रीकरण यदि होगा तो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर संशोधन 1991 में लेकर के आए हैं। निजीकरण के वर्तमान युग में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक वस्तुओं का भी निजीकरण किया जा रहा है। देखिए, शिक्षा का भी निजीकरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी हद तक बंद हो गए हैं। गुजरात में तो काफ़ी हद तक बंद ही हो चुके हैं। और स्वास्थ्य जैसी जो सामाजिक वस्तुएं हैं जिनको समाज की बहुत ज़रूरत है, जिनकी बहुत ज़रूरत है, उनका निजीकरण किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही गलत निर्णय है राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के द्वारा। जबकि आर्टिकल नंबर 41 में सभी के लिए शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर 41 में क्या कहा गया है? सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जबकि आर्टिकल नंबर 47 में सभी व्यक्तियों के लिए पोषण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रयास करेगी। 47 क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों के लिए पोषण की सुविधा उपलब्ध कराएगी कौन? राज्य सरकार। ये राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत आता है। सैद्धांतिक तौर पर देखिए, हम सैद्धांतिक तौर पर उदारीकरण की आर्थिक नीति निर्देशक तत्वों के विरोध ही प्रतीत होते हैं। उदारीकरण की आर्थिक नीति निर्देशक तत्वों के विरोधी प्रतीत होते हैं, परंतु व्यावहारिक रूप से उदारीकरण की आर्थिक प्रणाली के द्वारा अर्थव्यवस्था को कुशल एवं प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास किया गया है। कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास किया गया है किसके द्वारा? आर्थिक प्रणाली के द्वारा। इसलिए उदारीकरण के द्वारा संसाधनों में बदलाव किया गया है। संविधान के आदर्श तथा साध्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक योजनाएं जैसे मनरेगा का सामाजिक योजना, शिक्षा के अधिकार का अधिनियम, जनधन योजना होगी, उज्ज्वला योजना होगी, इंदिरा गांधी आवास योजना होगी, के द्वारा समाज में समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इनके ये जितनी भी सारी योजनाएं हैं, इनके द्वारा इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि समाज में समानता स्थापित करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष पर जाएंगे। उदारीकरण के युग में राज्य ने व्यावहारिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। राज्य ने क्या कर दिया? व्यापारिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, सामाजिक कार्यों का नहीं। व्यापारिक कार्यों का तो परित्याग कर दिया है, लेकिन सामाजिक कार्यों का नहीं। इसलिए भारतीय शासन में नीति निर्देशक तत्वों की प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी। इसलिए भारतीय शासन में अर्थात भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। देखिए, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर के आई है, जिनमें मनरेगा होगी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम हो गया, जनधन योजना होगी, उज्ज्वला योजना होगी, इंदिरा गांधी आवास योजना होगी, जिससे समाज में समन्वय स्थापित करने का प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।